गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया की लड़ियों को कंप्लीट करते हुए हम पहुंच चुके हैं महाजनपद पर, जिसमें हमने आपको एक महाजनपद के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुके थे। कैसे कैसे उसका राजा रहा होगा, कितने महाजनपदों की संख्या रही होगी और प्रकृति से उसे क्या क्या चीजें प्राप्त होती होंगी। जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक बार दोबारा से रिकैप कर देते हैं उसी चीज को। उसके बाद आगे पुनः बढ़ते हैं कि अब हमें आगे कौन से राजा के बारे में जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले अगर बात करें तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि महाजनपद की संख्या होगी 16। टोटल अगर महाजनपद बात की जाए आपसे तो 16 महाजनपद हैं, जिसमें हमने आपसे कहा था महाजनपद आप इस तरीके से याद करेंगे कि 12 जनपद जो आपके महाजनपद पाए जाएंगे यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर पाए जाएंगे आपके 12 महाजनपद। ये सारी बात हमने आपको बता दी थी। 12 में से आपको एक बताया होगा, हमने आपको राजस्थान में बताया होगा, जिसका नाम बता दिया था हमने, एक लौता है राजस्थान में जिसका नाम है मत्स्य महाजनपद। उसके बाद एक बताया था हमने, इसके नीचे आ जाते हैं हम, दक्षिण भारत में पड़ता है आपका, इसका नाम है आपका अश्मक। ये सारी बातें हमने आपको बताते हुए चले थे। इसके साथ साथ हमने इनकी आपस में कहानियां जोड़ते हुए हमने आपको ये सारी बातें समझा दी थी। अश्मक के बाद आपके 12 आपके यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर मिलेंगे आपको। एक आपका मत्स्य जनपद राजस्थान में होगा और दक्षिण भारत का एक इकलौता आपका महाजनपद मिलेगा जिसका नाम होगा अश्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र इकलौता महाजनपद होगा ये। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 2 महाजनपद हमने आपको बताए थे जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उनके बॉर्डर पे पड़ते हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के, और उस समय भारत में रहे होंगे ये, जिनका नाम होगा पाकिस्तान में पड़ने वाला महाजनपद जो होगा उसका नाम है कंबोज, आप याद कर लेंगे। और उसके साथ साथ हमने बता दिया होगा अफगानिस्तान में गांधार। इन महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिलती है ये हमने आपको बोल दिया था। 2 पुस्तक बताई थी आपको हमने, एक बौद्ध धर्म की पुस्तक और एक जैन धर्म की पुस्तक। दोनों ही पुस्तकों से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये 16 महाजनपद रहे होंगे। जिसमें बौद्ध धर्म की पुस्तक के बारे में अगर जानकारी लें तो हमने आपको बता दिया था कि बौद्ध धर्म की पुस्तक के बारे में आपको नाम पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे अंगुत्तर निकाय, एक पुस्तक है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि 16 महाजनपद थे। इसके साथ साथ अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म में भी हमने आपको बता दिया था, भगवती सूत्र नाम की एक पुस्तक है, एक इनकी पवित्र पुस्तक है भगवती सूत्र, जो हमें ये जानकारी देती है कि 16 महाजनपद रहे होंगे। ये हमने बात पिछले अपने वीडियो में पढ़ ली थी। इसके बाद हमने आपको महाजनपदों के बारे में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पहला महाजनपद मगध महाजनपद के बारे में चर्चा की थी। मगध महाजनपद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हमने आपको राजधानियां बताने से पहले मगध के इतिहास के बारे में बताना स्टार्ट किया। जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया था आपको, एक मगध एक इकलौता महाजनपद इस प्रकार था जो प्रकृति से भरपूर रहा होगा। प्रकृति से भरपूर का मतलब, अगर हम मगध के नक्शे की बात करें तो हमने ये आपको बता दिया था कि जो मगध महाजनपद था आपका, ये बिहार के पास पड़ा करता था और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ महाजनपद था, जिस कारण इस पे कोई भी अन्य महाजनपद आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। जब हमने आपसे बोला था कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था तो आप ये समझ के चलें 5 पहाड़ियां अगर रही होंगी तो जंगल भी खूब सारे रहे होंगे। ये बात बताया था आपको हमने, जंगल खूब प्रकार पाए गए होंगे और जंगल से इन्हें 2 चीजें प्राप्त हुआ करती थी, लकड़ी प्राप्त हुआ करती थी और लकड़ी के साथ साथ हाथी प्राप्त हुआ करते थे। लकड़ी से ये रथ बनाया करते होंगे जिससे कि जो है जब ये युद्ध वगैरह करते होंगे तो उन रथों में सामान लाद कर लेके जाया करते होंगे। इसके साथ साथ अगर हमने हाथी की बात करें तो हाथी को युद्ध में ये तैयार किया करते होंगे। इस प्रकार 2 चीजें बहुत इंपोर्टेंट बता दी थी हमने। तीसरी चीज हमने इसी में बताई थी कि यहाँ पर जो है लोहा और तांबा बहुत बहुमूल्य मात्रा में प्राप्त होता था, जिस कारण ये लोहे और तांबे से हथियार बनाया करते होंगे और हथियार बनाने के बाद और औजार बनाने के बाद जंगलों की कटाई और सेना के लिए हथियार तैयार करते होंगे। ये बात क्लियर कर ली थी हमने। और चौथा पॉइंट, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था हमने, इसके पास गंगा नदी बहा करती थी और जिस कारण ये सिंचाई बहुत अच्छी किया करते होंगे और सिंचाई अच्छी होगी तो कृषि बहुत अच्छी होती होगी और कृषि अच्छी होती होगी तो व्यापार बहुत अच्छा हुआ होगा और जब व्यापार अच्छा होता होगा तो धन काफी इकट्ठा करते होंगे यहाँ की प्रजा, और जब धन अच्छा इकट्ठा करती होगी तो राजा को टैक्स बहुत अच्छा मिलता होगा और राजा को टैक्स जब अच्छा मिलता होगा तो राजा सेना बहुत अच्छी रख पाता होगा। ये सारी बात हमने आपको बता दी थी। चौथी चीज बताई थी हमने गंगा नदी के बारे में।
जो हमने कृषि पर बता दिया, कृषि प्लस सेना के बारे में चर्चा कर ली, कृषि से ही ये हमने मगध के बारे में आपको बात बताई थी। अब जब हमने मगध के बारे में इतनी प्रकृति ने सारी चीजें दे दी हैं, तो यहाँ का राजा भी होगा तो कोई ना कोई बहुत ज्यादा बलवान या बहुत ज्यादा दिमाग वाला राजा रहा होगा। तो यहाँ का जो राजा सबसे पहला महाजनपद का राजा अगर हम गिनते हैं तो उसे मानते हैं बिंबिसार, इसका संस्थापक माना जाता है। मगध महाजनपद का संस्थापक की बात कर लिया जाए अगर, तो आप बताएंगे बिंबिसार होगा। अब बिंबिसार की कुछ खासियत हमने बताई थी, आपको एक बार रिकैप दे देते हैं बहुत तेजी से। हमने कहा था ये मगध महाजनपद अपने आसपास की डायनेस्टियों में जब घिरा हुआ होगा, तो मैं आपको 6 डायनेस्टीज के बराबर की महाजनपद बना के बताता हूं। जैसे कि ऊपर की बात करें तो यहाँ पर कौशल आ जाएगा आपका, कौशल की बात करी हमने, यहाँ पर सबसे ऊपर हमने कौशल ले लिया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे हमने बज्जी ले लिया। याद करते चलेंगे, याद के याद कौशल के नीचे जो मिलेगा आपको काशी मिलेगा। काशी का इतिहास भी हमने आपको पढ़ा दिया था। कौशल हो गया, काशी हो गया, काशी के नीचे अगर आप यहाँ पे आ जाए तो वत्स मिलेगा। वत्स के इधर आ जाएंगे तो आपका अवंती मिल जाएगा आपको, और अवंती के थोड़ा सा साइड में और चलेंगे तो आपको अंग मिल जाएगा। तो ये 6 डायनेस्टी के बारे में आप अभी थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा करेंगे हम, और आगे बढ़ते चलेंगे। हमने कहा था यहाँ पे मगध पर बिंबिसार बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? बिंबिसार बैठा हुआ था। ये हमने बात आपको बता दी थी। जब बिंबिसार बैठा हुआ होगा तो बिंबिसार ने क्या कहा, उसने सोचा प्रकृति ने जब मुझे इतनी चीजें प्राप्त की हैं और अन्य महाजनपदों में ये सारी चीजें नहीं है, तो शायद ये जो आसपास के महाजनपद है वो मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं। तो उन आक्रमण से बचने के लिए इसने मैत्री संबंध और उसके साथ साथ वैवाहिक संबंध बनाना स्टार्ट किए। उसकी कहानी हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताई है, शॉर्ट में बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसने क्या करा, सबसे पहले जो बज्जी की राजकुमारी रही होगी, बज्जी के राजा के पास अपनी शादी का प्रस्ताव भेजता है उससे राजकुमारी से शादी करने के लिए। राजकुमारी का नाम था चिलांगना, अपने वीडियो में हम पिछले बता चुके हैं। तो चिलांगना से शादी होती है। सबसे पहले हमने एक कारण बताया था चिलांगना का, पूरी कहानी आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद चिलांगना से जब शादी हो जाती है तो बज्जी से ये फ्री हो जाएगा। बज्जी से इसे कोई डर नहीं रहेगा कि बज्जी भविष्य में उस पर आकर आक्रमण करेगा। इसके बाद राजाओं की तो बहुत सारी शादियां हुआ करती थी, आप जानते हैं, पीछे इतिहास पढ़ रखा है हमने। तो इसने क्या करा होगा, यहाँ से जब शादी हो गई होगी तो दूसरे नंबर पे ये कौशल के नरेश जो रहे होंगे, उनका नाम था प्रसेनजीत, उससे जो है उसकी बहन से शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, और उनकी बहन का नाम होता है महाकौशला। ये बात हमने आपको बता दी थी। महाकौशला से जो है शादी करने का प्रस्ताव भेजेंगे, ये महाकौशला से भी शादी हो जाएगी। जब इसकी बहन से शादी हो जाएगी महाकौशला से, तो ये उसे इन्हें बिंबिसार को दहेज के रूप में इन्हीं के अंडर में आने वाला काशी महाजनपद दे देगा। तो इनसे 3 महाजनपदों से ये फ्री हो जाएंगे। अब बाकी इनकी बात करेंगे 3 की। हुआ क्या, यहाँ पे अवंती का राजा के बारे में भी कहानी हमने आपको सुनाई थी। यहाँ का राजा था चंद्रप्रद्योत, जिसे पांडुरंग पीलिया रोग हो गया था, और पीलिया रोग इतना खतरनाक रोग हो गया था कि वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। जब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था तो लोगों ने बिल्कुल जो है आस छोड़ चुकी थी अवंती के लोगों ने कि जो है हमारा राजा बच भी पाएगा। तब ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या करा, बहुत दिमाग से फिर दोबारा से काम किया इसने। बिंबिसार ने अपना राजभ्यात जीवक को भेजा और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पास, और जीवक बोले हमारे राजा ने आपको स्वस्थ करने के लिए भेजा है। उन्होंने सोचा मर तो मैं रहा ही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब तुम भी इलाज करके देख लो। इन्होंने जब इलाज करा तो इलाज करने के बाद मात्र 15 दिन में चंद्रप्रद्योत को स्वस्थ कर दिया। इस तरीके से चंद्रप्रद्योत की भी मित्रता हो जाती है। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की मित्रता हो जाएगी किसके साथ में, बिंबिसार के साथ में। कहानी आपको जो पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें सारी क्लियर होती जा रही होगी, और इससे अच्छी कहानी अगर आपको सीखनी है तो हमारे पिछले वीडियो को आप एक बार देख लें। ये सारी बात हमने लिखित रूप में अच्छे से समझाई है। यहां तक मित्रता हो जाएगी। उसके बाद अंग पर यह आक्रमण कर देंगे, अंग पर आक्रमण करके जो है वहां से अंग को जीत लेंगे। तो 5 को जीत लेते हैं, छठे से मतलब नहीं रखते। बस में कुछ भी कोई खास चीज देखने को नहीं मिली है, जो इनके पास खुद ही बहुमूल्य चीजें थी, तब जो है इन्होंने बस पर कोई आक्रमण नहीं किया है। इसके साथ साथ एक कहानी और बताई थी हमने आपको। अभी जैसे हमने बोला कि गांधार अफगानिस्तान में है, ये अफगानिस्तान का कभी नरेश जो है अवंती पे आक्रमण करा होगा उसने। तो इसे पता था बिंबिसार को कि अवंती मेरा मित्र बन चुका है, इस बात से शायद गांधार नरेश को परेशानी हो गई तो वो मुझ पे भी आक्रमण ना कर दे। उन्होंने सोचा मैं जबरदस्ती क्यों आक्रमण लूं, इसलिए इन्होंने अपने 15 दूतों को बहुत ज्यादा सोना चांदी लाद कर उपहार लेकर गांधार भेज देते हैं, और गांधार नरेश से दूत जाकर बोलेंगे कि हमारे नरेश, हमारे राजा बिंबिसार आपसे मित्रता करना चाहते हैं।
तो गांधार नरेश सोचेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, करने दो मित्रता। भाई मैंने कौन सी उन पर आक्रमण करा है, मेरे लिए तो फ्री में उपहार आ रहे हैं, और जब उपहार को रखवा लेंगे उनसे मैत्री संबंध उनसे भी बन जाएगा। ये बात सारी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने बिंबिसार की बात हमने आपसे कहा था कि अब बिंबिसार की हत्या कर देंगे उसका बेटा। ये बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था। ये अभी तक जो बात चल रही थी हर्यक वंश की चल रही थी, बिंबिसार की हर्यक वंश बिंबिसार के संस्थापक हो गए बिंबिसार की हत्या कर देगा उसका बेटा। ठीक, बिंबिसार की हत्या कर देगा उसका बेटा, बेटे का नाम होगा अजातशत्रु। इतिहास इसे बहुत ज्यादा याद रखता है अजातशत्रु को, क्योंकि ये पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने पिता की मृत्यु की है, इसलिए इसका नाम हर्यक वंश के साथ साथ पितृहंता वंश भी पड़ जाएगा, पिता को मारने वाला वंश। केवल एक इसी ने ये काम नहीं किया है, इसकी कहानी जब हमने आगे पढ़ाई थी तो अजातशत्रु के बेटे ने भी अपने पिता का कत्ल कर दिया है, मार दिया है, हत्या कर दी है। चलिए अजातशत्रु के बारे में भी स्टोरी एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। अजातशत्रु के बारे में हमने क्या पढ़ लिया अपने पिछले लेक्चर में, हमने ये पढ़ा कि अजातशत्रु का जब शासनकाल आया होगा और 8 वर्ष ही हुए होंगे तो उसी समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई होगी। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई होगी तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इतने बड़ी हस्ती की मृत्यु हुई होगी, तो इस कंडीशन में इसने उस समय जो राजधानी रही होगी इनकी, बिंबिसार की, अजातशत्रु की जो राजधानी थी, तो वो राजधानी थी राजगृह। तब राजगृह में इसने पहली बौद्ध संगति कराई है उनकी मृत्यु के बाद। तो आप याद कर लेंगे, सर ने जब अजातशत्रु के बारे में पढ़ा रहे थे तो सर ने बता दिया था कि इसने अपनी राजधानी में पहली बौद्ध संगति कराई। और बौद्ध संगति का मतलब क्या होता था कि भगवान बुद्ध जब खत्म हो गए होंगे, मृत्यु हो गई होगी उनकी, तो उनके मरने के बाद बौद्ध भिक्षुओं को तरह तरह के देशों में, जो भी देशों में इनके अनुयायी रहते होंगे, उन्हें इकट्ठा करके एक सभा का आयोजन किया गया और उसमें उनकी अच्छी बुरी जितनी भी बातें रही होंगी उन पर चर्चाएं की गई और लिखा गया उसको। और लिखा गया, लिखने के बाद कौन सी पुस्तक का निर्माण होता है ये हम आपको बौद्ध धर्म का लेक्चर जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बताएंगे कि पहली बौद्ध संगति में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ और क्या क्या कारण रहे थे इनके। तो एक बौद्ध संगति आज आपको याद हो गई। अभी भगवान बुद्ध के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, बट बौद्ध संगति में पता चल गई कि कब का समय रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने सबसे पहला काम हमने आपको ये बता दिया। अब अजातशत्रु को क्या हुआ, अजातशत्रु को ये डर हो गया कि मेरे पिता ने इतने सभी राष्ट्रों से, इतने सभी महाजनपदों से मित्रता कर रखी थी और मैंने क्या करा, मैंने अपने पिता की हत्या कर ली, तो इसका मतलब ये मेरे दुश्मन बन चुके होंगे। इसलिए अजातशत्रु ने सबसे पहले सोचा कि बज्जी पर मैं आक्रमण कर दूं, बट बज्जी पे आक्रमण करने से पहले कौशल नरेश ने क्या करा, प्रसेनजीत ने जो इसके पिता को काशी दहेज में दिया था वो छीन लिया इससे। बोले जब पिता ही नहीं रहा तो मैं काशी क्यों दूं तुम्हें। ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, अपनी सेना को लेकर जाएगा, कौन, अजातशत्रु अपनी सेना को लेकर जाएगा, कौशल नरेश प्रसेनजीत पर आक्रमण कर देगा, आक्रमण में उन्हें हरा देगा और हरा देने के बाद एक बार फिर से अजातशत्रु बोलेगा जिस प्रकार मेरे पिता ने दहेज के रूप में काशी लिया था उसी प्रकार मैं भी दहेज के रूप में लूंगा, इसीलिए मैं अब तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। तो अजातशत्रु ने सबसे पहले अगर शादी की बात आए तो आप बता देंगे कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री से शादी की है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी सारी बातें। और दहेज के रूप में काशी 2 बार मिला है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जो है महाजनपद दहेज के रूप में दिया गया, 1 बार 2 बार, या काशी को कितनी बार दिया गया, तो 2 बार दिया गया, एक बार बिंबिसार के समय में और एक बार अजातशत्रु के समय में। ये बात आपको फिर से क्लियर हो गई होगी जो हमारा वीडियो पुनः देख रहे हैं। भाई कौशल से फ्री हो गया, उसके बाद इसने क्या करा, इसने बज्जी पर जो है आक्रमण करा और बज्जी पर आक्रमण करते समय 2 तरीके के हथियारों के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। एक रथमूसल बोला होगा, एक महाशिलाकंटक बोला होगा। रथमूसल किस तरीके से किताबें क्या क्या बोलती हैं, दोनों ही चर्चाएं हमने की हैं। रथमूसल को रथ वाला भी बताया है हमने आपको और एक मूसल वाला भी बताया है, दोनों तरीके से बताए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पिछले वीडियो में जा सकते हैं। इसके बाद हमने महाशिलाकंटक के बारे में आपको हमने पूरी चर्चा की, महाशिलाकंटक किस तरीके से रहा होता होगा। ठीक, जब ये दोनों से जो है ये फ्री हो जाएगा आक्रमण करके, दोनों को जीत लेगा। अब बात आएगी अवंती की, तो अवंती की डर से इसने अपनी राजधानी जो भी राजगृह बताई थी मैंने आपको, उसकी 4 दीवारी की है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राजगृह की 4 दीवारी किसने की, तो अजातशत्रु ने की है। किसके डर से की है, अवंती के राजा के डर से की है, चंद्रप्रद्योत के। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, इतना समझाना था कि केवल रिकैप चल रहा है। अजातशत्रु की भी हत्या उसका बेटा कर देगा और उसके बेटे का नाम होगा उदयन। आज का इतिहास अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हुए चलेंगे। तो अजातशत्रु का बेटा जो होगा वो उदयन होगा
और इनके बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने इतना कुछ भी इतिहास में कार्य नहीं किया है जितना हम इनके पिताओं के बारे में या दादा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उदयन ने इतना कोई कार्य नहीं किया है। सबसे बड़ा कार्य उदयन का अगर पूछ लिया जाए तो इसने अपने पिता की राजधानी को बदल दिया और इसने पिता की राजधानी अब क्या बना ली, उसका नाम था पाटलिपुत्र। पहले राजधानी थी आपकी राजगृह और अब इसने जो राजधानी बना ली वो कौन सी बना ली, पाटलिपुत्र राजधानी बना ली। आपको ये बात याद कर लेनी है कि राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब हमें देखने को मिलेगा धीरे धीरे ये पीढ़ियां आगे चलती रहेंगी। इन पीढ़ियों का जो है अंतिम शासक के बारे में पूछेगा आपसे, तो अंतिम शासक अगर पूछ ले मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था या हर्यक वंश का पितृहंता वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे दर्शक या नागदाशक। क्या नाम है, दर्शक या नागदाशक इसका अंतिम शासक रहेगा। ठीक, ये बात भी आपको याद हो गई होगी सुनते सुनते। देखिए एक बात और, मैंने आपको ये रिवाइज कराया तो रिवाइज कराने में आपको खुद लग रहा होगा जो सर हमें रिवाइज करा रहे हैं बहुत अच्छी चीज दोबारा से रिवाइज करा दी और हमने रिवीजन कर लिया। अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें याद हो गई। जो वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं या भविष्य में कभी देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद पीछे के वीडियो हमें देखने चाहिए, सर बहुत जो है आसानी से हमें याद कराते हुए चल रहे हैं। ठीक, जिन्हें इतिहास बहुत ज्यादा हार्ड लगता है ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए बनाए जा रहे हैं कि हार्ड कुछ नहीं है। मुझे भी बहुत हार्ड लगता था जब मैं पढ़ता था, मुझे तो कभी याद ही नहीं हुआ। और जब मैंने कहानियों वाइज एक तरफ से सीरियल से पढ़ना स्टार्ट करा तो वो धीरे धीरे सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ती चली गई और वो याद होती चली गई। ठीक, आप भी इसी प्रकार याद करेंगे। तो दर्शक या नागदाशक था। अंतिम बात, एक बात और बता दें, इसी वंश में आपसे ये पूछा जा सकता है इस वंश का अंत किसने किया। तो इस वंश के अंत की बात आ जाए तो आप तुरंत ध्यान रखेंगे बनारस का एक राज्यपाल था, आपसे पूछा जा सकता है। बनारस का एक राज्यपाल था, उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने जो है, आपको ध्यान रखेंगे इसका अंत करने वाला कौन है, राज्यपाल बताया है सर ने, और वो भी कहां का बताया, बनारस का बताया है। बनारस का राज्यपाल था, उसका नाम था शिशुनाग। तो इस तरीके से शिशुनाग वंश की स्थापना हुई होगी हर्यक वंश के बाद। तो देखो याद हो गया नहीं हो गया, हमने क्या पढ़ा, हर्यक वंश। हर्यक वंश का ही नाम पितृहंता वंश, और पितृहंता वंश को ही हमने क्या कहा, अब अंत हो जाएगा तो शिशुनाग वंश बनेगा। अब शिशुनाग के बारे में छोटी सी कहानी अगर सुने तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि शिशुनाग जो व्यक्ति है, अब उसे मगध एक मिल गया, इतना बड़ा राज्य मिल गया जिसमें सभी कुछ चीजें। अब तो उसे और कोई काम करने की तो मगध में जरूरत ही नहीं है। अब वो केवल ये सोचेगा कि क्यों ना मैं मगध को जो है और विशाल बना दूं, ये आसपास के जो मेरे महाजनपद हैं जिसे इससे पहले मित्र का संबंध बना रखा था, क्यों ना इसे भी मैं अपनी टेरिटरी के अंदर ले लूं। तो मगध ने, जो शिशुनाग ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो एक यही काम किया है, बत्स और अवंती पर आक्रमण करेगा ये, और आक्रमण करने के बाद मगध को एक विशाल महाजनपद बना देगा। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे कि बत्स और अवंती किसके समय में मगध में विलय हुए हैं, तो आप तुरंत बता देंगे शिशुनाग के समय में हुए हैं। शिशुनाग का सर ने यही काम बताया था हमें। जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है वो आपको मैंने एकदम तेजी से याद करा दिया। ठीक, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, शिशुनाग वंश में जब शिशुनाग व्यक्ति रहा होगा, इसने क्या काम किया, इसने बत्स और अवंती को जो है आप पर आक्रमण करा, और आक्रमण करने के बाद अपने टेरिटरी में मिला लिया, और टेरिटरी में मिलाने के बाद क्या रहा होगा, इसका एक विशाल महाजनपद बन गया होगा, मगध महाजनपद। ठीक, इसके साथ साथ इसने अपनी राजधानी को बदल दिया। अभी तक राजधानी हमने ऊपर क्या पढ़ी थी, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र के बाद अब राजधानी जो पढ़ने को मिलेगी हमें वैशाली पढ़ने के लिए मिलेगी। हमसे अभी हमारे पिछले वीडियो में किसी ने ये कहा था कि सर आपने राजधानियां नहीं पढ़ाई, तो अभी मैंने राजधानी इसलिए नहीं पढ़ाई है क्योंकि मगध में ही ना बहुत ज्यादा राजधानियां कंफ्यूज करती हैं बार बार कि कब कौन सी राजधानी बदली। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं उस चीज के हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। राजधानी तो मैं जब बिल्कुल ही एक बार में एंड कर दूंगा ना, तो सबकी टेबल भी आपको एक दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो अभी आपको याद होती चली जाएंगी और उनका कारण पता चलता चला जाएगा, ये वाली राजधानी क्यों यहाँ पर दोबारा से आ रही है। ये कारण है मेरा उन चीजों को बार बार रोक कर चलने का। ऐसा भी हो सकता था कि अभी इसी के साथ में महात्मा बुद्ध पढ़ा देता मैं आपको। महात्मा बुद्ध और जैन धर्म दोनों ही ना एक दूसरे के आसपास के समय के रहते हैं, बट उसका एक कारण क्या है मैं आपको किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं करना चाहता अपने लेक्चर में। मैं वो नहीं चाहता कि मेरा उद्देश्य केवल आपको याद कराना है, समझाना है, और समझाने के साथ साथ कंफ्यूज करना नहीं है। ठीक, तो जिस प्रकार हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कराते जा रहे हैं आप उस प्रकार समझते चले आए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी याद होती चली जाएंगी, आप कहोगे ये चीज हमने किताब में कभी तक क्यों नहीं पढ़ी है, ये सारी चीजें आपको पता चलती चली जाएंगी।
ठीक, तो आपको मैंने ये बता दिया, शिशुनाग वंश के बारे में बता दिया। क्या पढ़ा हमने? अंतिम हमने पहले इसका दर्शक और नागदर्शक को बता दिया, खत्म करने वाला राज्यपाल बता दिया, ये था बनारस का। शिशुनाग वंश की स्थापना होगी, शिशुनाग व्यक्ति करेगा। उसके साथ साथ ये क्या करेगा? अपने राज्य को और ज्यादा महाजनपद को बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए जो बस और अवंती पर आक्रमण करेगा, और आक्रमण करने के बाद उन्हें जीत लेगा, और जीतने के बाद क्या होगा? ये वैशाली को अपनी राजधानी बना लेगा। ये बात अगर आपकी क्लियर हो गई है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की अगर चर्चा की जाए तो नया, अब इसी का बेटा जो होगा, इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा बनेगा, और इसके बेटे का नाम होगा कालाशोक। क्या नाम होगा? कालाशोक। ठीक, उसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कालाशोक के बारे में थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं, जिससे कि आपको याद होता चला जाए। चलिए, अब जब कालाशोक की हम स्टोरी पढ़ेंगे तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं समझिए ध्यान से। देखिए, हमने सबसे पहले चर्चा करी कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक, देखिए इसका एक अन्य नाम भी किताबें बताती हैं, उसका नाम है काकबण। काकबण का मीन है कि कौवे की तरह काला। आपसे पूछा जा सकता है कि काकबण, तो काकबण किसका नाम है? कालाशोक का नाम है। आप ये ध्यान रखेंगे। अब आपसे एक बात और पूछी जाएगी, ये हमें कैसे पता चलती है कि इसका रंग कौवे की तरह काला था? फिर डीपली क्वेश्चन बना, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है, उसका नाम था दिव्य बदान। दिव्य बदान पुस्तक से हमें पता चलता है कि इसका रंग कौवे की तरह काला रहा होगा, इसलिए इसे कालाशोक या काकबण इसका नाम पड़ा होगा। ठीक, तो बौद्ध धर्म की पुस्तक फिर पढ़ ली। देखो, एक पुस्तक और आ गई आपके सामने। अभी एक अंगुत्तर निकाय बताई थी हमने चर्चा में, और एक आ गई आपकी दिव्य बदान। बौद्ध धर्म की पुस्तक है, क्या नाम है इसका? दिव्य बदान। आपने पढ़ा था इससे पहले? आई थिंक बहुत कम बच्चों ने पढ़ रखा होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा सबने पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा होगा। ठीक, तो दिव्य बदान पुस्तक में लिखा हुआ है। अब दिव्य बदान पुस्तक की ही चर्चा क्यों आई? अब उसके बारे में थोड़ा सा और सीख लें। अब हमें ये सीखना है, बात क्या हुई थी बेटा, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु को लगभग 100 वर्ष बीत चुके होंगे, तब कालाशोक का जो है साम्राज्य का समय आया होगा। और जब कालाशोक मतलब जो है इस पर राज कर रहा होगा, इस पर मगध साम्राज्य पर, तो हुआ क्या होगा? उस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु को 100 वर्ष बीत चुके होंगे, इसलिए इसने अपने शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बीत जाने के अवसर पर इसने दूसरी बौद्ध संगति कराई है। किसने कराई है? कालाशोक ने। कहां कराई होगी? वहीं कराई होगी जो अभी राजधानी चल रही है, वैशाली। तो देखो, याद हो गई नहीं हो गई? एक पहले हमने कहां पढ़ी? अजातशत्रु में, आज ही की वीडियो में पढ़ ली, राजगृह था उस समय, अब वैशाली हो गया। अब देखो, एक टाइम पीरियड से चलते चले गए तो हमें देखो 2 बौद्ध संगतियां याद हो गई। इतिहास है ना, है आसान। ये इसलिए हम आपसे कहते हैं केवल सुने, ध्यान से सुने, नोट्स बनाते रहें, पहले वीडियो पूरा देख लिया करें, उसके बाद आप लिखा करें। बाद में जब लिखोगे तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो आप दूसरी बौद्ध संगति तुरंत बोल देंगे कि सर ने बता दी दूसरी बौद्ध संगति कब हुई होगी, उसका कारण बता दिया। 100 वर्ष बीत गए थे, कालाशोक का समय चल रहा था। किसने कराई? कालाशोक ने। अब वो कालाशोक का नाम अगर वहां पे कालाशोक की जगह काकबण लिख दे तब भी आप कराएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है दोनों एक ही थे, कौन सी पुस्तक के अनुसार थे ये भी आपको याद हो गया। तो कालाशोक ने करी है दूसरी बौद्ध संगति, और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया 100 वर्ष बीत चुके होंगे, और कहां पे हुई है? ये वैशाली में हुई है। देखिए, बहुत सारी बात आपको ये भी याद होगी। चलिए, कालाशोक का काकबण का समय यहीं पे खत्म होगा। पीढ़ियां बदलती रहेंगी। इसके बाद एक नए वंश के बारे में बात करेंगे, हम बहुत तेजी से चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बहुत आसानी से सुनते जाएंगे। तो वंश आ जाएगा अब आपका नंद वंश। इसके बाद जो वंश स्टार्ट होगा वो होगा नंद वंश। इसके बारे में आज कहानी आपको मैं खत्म करते हुए जा रहा हूं। क्योंकि कल को बहुत इंपोर्टेंट कहानी स्टार्ट होने वाली है, और मेरा मानना यह है कि लगभग अगर 80% बच्चों को जो वीडियो पहली बार देख रहे होंगे उन्हें लगेगा कि हाँ, कहानी बहुत वाकई में इंटरेस्टिंग थी और मजा आया सुनकर। नंद वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था महापद्मनंद। इतिहास में बहुत बड़ा नाम हो जाता है इसका। ठीक है, बीच बीच में जब हम आगे की कड़ियां जोड़ रहे होंगे तो बार बार इसके पास आ रहे होंगे कि महापद्मनंद था ये व्यक्ति। तो अभी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी हम इसे याद करेंगे, और ये आज की कहानी उस कहानी से जुड़ेगी उसके बाद। देखिए, सुनिए ध्यान से। महापद्मनंद ने अपने आप को कई नाम दिए हैं, उन नामों के वजह से हमें ये याद करना पड़ता है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसने स्वयं को सर्व छत्र संहारक बोला है।
क्या बोला है आपको, देखो एक नाम बता दिया महापद्म नंद, दूसरा बोला है सर्वछत्रो संहारक। इसका मतलब क्या है, इसने अपने आप को बोला मैंने पृथ्वी पर से सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसने अपने आप को सर्वछत्रो विनाशक बोला है। क्यों बोला है, इसलिए बोला है, संहारक बोला है कि मैंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया। एक बात, अब क्षत्रियों का विनाश किसने किया था, हमने पुराणों में पढ़ा है, रामायण में देखा हमने, भगवान परशुराम ने बोला है कि मैंने सभी क्षत्रियों का इस पृथ्वी पे से विहीन कर दिया, खत्म कर दिया क्षत्रियों को। तो जो हमने ये जो देखा, तो देखने वाली बात यह है, तो इसने एक नाम और बोला अपने आप को, इसी वजह से इसने अपने आप को अपरा परशुराम बोला। अपरा परशुराम यानी मैं दूसरा परशुराम हूं। ये भी कहानी आपसे पूछी जाती है, याद हो गया आपको? ठीक, दोनों नाम याद हो गए, किसके थे, महापद्म नंद के थे। नंद वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। अब ये क्षत्रियों का विनाश वाला लाइन बहुत ध्यान रखना, अभी अगले लेक्चर में, दो लेक्चर, एक आध लेक्चर बाद फिर आ जाएगी बात, कहानी यहीं पे जुड़ेगी आकर कि एक व्यक्ति बताया था, उस व्यक्ति की वजह से ये व्यक्ति पनपा है, तब आपको मजा आएगा। बोले बिल्कुल सही, सर ने ये बात हमसे बहुत जोर दी थी। इसके साथ साथ इसको और क्यों याद किया जाता है कि इसने सबसे पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने नहर बनवाई है, प्रकृति वाली नहर नहीं, नहर बनवाई है इसने अपनी प्रजा को याद करते हुए। जब प्रजा इसकी युद्ध करने जाती होगी, मतलब जो है इसके जो सैनिक युद्ध करने जाते होंगे, तो पानी की बड़ी प्यास वगैरह रहती होगी, परेशानी, तो इसने एक रिवर बनवाई है, एक लिखित प्रमाण मिलता है उस रिवर का इसके नाम के साथ में। तो लिखित प्रमाण वाली रिवर पूछ ली जाए, नहर पूछ ली जाए, तो नहर का नाम बता देंगे आप तमसुली नहर। क्या नाम है, तमसुली नहर है, लिखित प्रमाण की है, आप ध्यान रखेंगे, अपनी सेना के कारण बनवाई है इसने। इसी के समय में एक महान व्यक्ति रहे, उन व्यक्ति का नाम याद कर लो, पाणिनि। इसी के दरबार में बैठने वाले व्यक्ति हैं, पाणिनि को पूछ ले तो अब तुरंत बता देंगे, महापद्म नंद के समय में था, हमें सर ने बताया। पाणिनि थे, पाणिनि कौन है, संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण पुस्तक लिखी है, ये बात आपको मालूम है। एक बात और इंटरेस्टिंग बता दें इन्हीं के साथ साथ, पाणिनि वही व्यक्ति हैं जिनका एक शिष्य रहा है, बहुत विख्यात शिष्य रहा है, मेरे ख्याल से भारत में आज उनका नाम 90% लोग तो जानते ही होंगे, जिनका नाम था पतंजलि, जो योग के गुरु थे। क्या नाम था, पतंजलि, इन्हीं के शिष्य हैं। पतंजलि पे भी अभी आगे कहानी सुनाएंगे हम आपको, आगे पतंजलि भी इतिहास में आएंगे, तो ध्यान रखना कि शिष्य के बारे में जो बात करी, तो इन्होंने सर ने बात करी पतंजलि की। पतंजलि के गुरु कौन है, पाणिनि है, या पाणिनि के शिष्य कौन है, पतंजलि है। ठीक, तो इनके समय को मैंने बता दिया, धीरे धीरे इसके समय कार्यकाल खत्म होता जाएगा। अब इसका बेटा राजा बनेगा, और जब बेटा राजा बनेगा तो उसका नाम होगा धनानंद। क्या नाम होगा, धनानंद इसके बेटे का नाम होगा। तो नंद वंश में अगला आ जाएगा आपका धनानंद, और धनानंद की स्टोरी 1 मिनट की है केवल, ज्यादा लंबी नहीं लेंगे। ये थोड़ा शराबी कबाबी व्यक्ति था, शौक मिजाज वाला व्यक्ति था, इसे कोई मतलब नहीं था। अब इसकी कहानी से हम कल को स्टार्ट करेंगे। ये वही व्यक्ति है, इसके समय पर ही विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहला विदेशी आक्रमण अगर हम बात करें इसके समय पर हुआ था, ये भी याद रखना, जो राजा था डेरियस फर्स्ट, डेरियस प्रथम करके पढ़ते हैं आप, जो फारसी एक राजा था। ठीक है, आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर किया करें अगर आपको पसंद आ रहा है तब। ठीक, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको लगता हो उस तरीके से कमेंट किया करें, और कोशिश किया करें केवल आपका ही फायदा ना हो, बाकी और लोगों का भी फायदा हो। जो चीज आपको याद होती जा रही है वो आगे अगर आप लोगों को ट्रांसफर करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, तो शायद उनके लिए भी बहुत ज्यादा खास हो सकती हैं। ये वही चीजें हैं जो मैं आपको फ्री में एक तरीके से ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत कुछ कराएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।